स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड विधानसभा को भेज दिए गए जो विधेयक आज पास किए गए उनमें उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक उत्तराखंड राज्य विद्यालय पारित किया गया, जबकि नगर निगम विधेयक के प्रवर समिति को भेजा गया है। जो विधेयक लाया था वो प्रवर समिति को दिया है और एक जो राज्यपाल जी के सौंपने का निर्णय सदन के द्वारा हुआ है। सभी पर चर्चा की बात हुई, मौका दूं और वो अपनी बात कह सके। कांग्रेस वॉकआउट के बाद दोबारा सदन में नहीं लौटी तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष की गैरहाजिरी में कामकाज निपटा दिया। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण में विपक्ष ने आपदा पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने समय की कमी का हवाला देते हुए समय देने से इनकार किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस पर स्पीकर ने चर्चा के लिए आधे घंटे का समय दिया। चर्चा शुरू हुई तो आधा घंटा बोलने के बाद विपक्ष ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया कि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा। विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चर्चा चाहता था। इसके बाद विधायक वापस नहीं लौटे। आज 1 बजे तक सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते थे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट समेत 7 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करने का है। जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप लेंगे। वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिर्गमन कर गए, लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूं। विधानसभा के मानसून सेशन के 3 दिन यानी कि पूरे 72 घंटे में सदन चला मात्र 18 घंटे 9 मिनट। इस पूरे सेशन के लिए विधायकों के 500 सवाल लगे थे, लेकिन जवाब मिले मात्र 109 सवालों के। इस पूरे सेशन के दौरान 3 दिन के दौरान 7 विधेयक पास किए गए और 2 विधेयकों को खामियों के चलते प्रवर समिति को सौंप दिया गया और इसके साथ ही विधानसभा का ये मानसून सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गैरसैंण। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का समापन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई है। विपक्ष अगर जल्दबाजी नहीं करता तो अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होती। सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लोन को कम किया जाए, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित इलाके हमारी प्राथमिकता हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर सीएम ने कहा हमारी कोशिश गैरसैंण में साल भर एक्टिविटी कराने की है। यहाँ भराड़ी सैंड में अच्छा अस्पताल और भराड़ी देवी का विशाल मंदिर बनाया जाएगा। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, इसके बाद जाकर एक बड़ी बैठक हम लोग इस पर करेंगे और जो भी जरूरी है यहाँ के लिए करेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी के। और सदन की शुरुआत से ही आज स्पीकर कड़क रुख में नजर आई। स्पीकर ने कार्रवाई शुरू करने से पहले अफसरों और विधायकों को अलर्ट करते हुए कहा, देखने में आया है कि विधायक और अफसर सदन में मोबाइल पर बिजी रहते हैं, कई बार घंटी भी बजती है। स्पीकर ने कहा, आप लोग काम कर रहे हैं या फिर रील देख रहे हैं, जो भी करना है बाहर जाकर करें। स्पीकर ने कहा, सदन के अंदर मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। स्पीकर ने गुरुवार को भी बातचीत में मशगूल कुछ विधायकों को डांटा था। सदन की गरिमा रखना है, कोई हम छोटे बच्चे तो है नहीं।
हम लोग सब परिपक्व लोग हैं और हम सब जानते हैं कि सदन है ऐसी जगह है जिसे हम मंदिर कहते हैं, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, तो उस मंदिर की गरिमा रखना बहुत आवश्यक है। 2 दिन से मैं इस चीज को भी नोट कर रही थी और हमारे प्रयास ये था कि इशारों में हम सबको मना करें, लेकिन जब कल शाम तक इस चीज पर मैंने गौर किया, फिर आज मुझे मजबूरन इस बात को कहना पड़ा। गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के बीच कांग्रेस में बगावत के सुर फिर से फूटने लग गए हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी है। हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा उनको बोलने का वक्त नहीं दिया गया। हरीश धामी ने इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से भी बात की है और कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में अस्थायी राजधानी में पहाड़ की आवाज दबाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों की तरफ से। न सत्ता ने अवसर दिया और सत्ता ने जितना टाइम दिया उस टाइम में विपक्ष ने भी पहाड़ को अपना जो है बात रखने का मौका नहीं दिया। खासकर सर ये तो नेता पक्ष में क्या हाथ में होता है कि कौन विधायक इसके बाद बोले, उनको मतलब ये चीज समझी जानी चाहिए, समझी जानी भी चाहिए थी और सीनेटी का लिहाज भी रखा जाना चाहिए था। जिन लोगों को पहले अवसर मिल गया था उन्होंने जो बात पहले रखी वही बात दोबारा रखने का काम किया। मैं तो कहता हूं कि उसकी प्रोसीडिंग उठा ली जाए। पहले भी उन्होंने वही बोला, दोबारा जब मौका मिला वही मिला। लेकिन पहाड़ के व्यक्ति को या पहाड़ के नेतृत्व को पहाड़ की पीड़ा रखने का जब पहाड़ की राजधानी में मौका नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन किया, मैंने कहा मान्यवर 3-4 लोगों के लिए आप परमिशन मांग लीजिए, चाहे हमको 5-7 मिनट बोलने का मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जब मौका मिला आधा घंटे का तो आपदा में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तो मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि पहाड़ की आवाज दबाई गई, पहाड़ के लोगों की पीड़ा दबाई गई और इस उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में पर्वतीय लोगों के जनप्रतिनिधियों के साथ ही अगर इस तरह का खिलवाड़ होगा तो हम किसको अपना माने। मतलब सर नेता प्रतिपक्ष ने भी आपकी बात नहीं सुनी, उसको तवज्जो नहीं दिया, क्या आप पार्टी में इस बात को रखेंगे कि भाई सदन में जो मामला उठना चाहिए था वो नहीं उठा? नहीं, बिल्कुल मैं हाईकमान के सामने इस बात को भी रखूंगा और दूसरी बात मैं ये भी रखूंगा कि पार्टी में सीनियरिटी का भी लिहाज रखा जाए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जो लोग अपनी जो है अपने बूथ को नहीं बचा सकते वो लोग अगर महत्वपूर्ण है तो फिर हम लोगों की जरूरत क्या है, हमको निकाल दे पार्टी से। आपने कहा सर कि अगर मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं रिजाइन करता हूं। बिल्कुल, मुझे कोई देखो मैं कभी भी पद के लालच में नहीं हूं। जहां पे मेरे क्षेत्र की मेरी जनता की पीड़ा उठने से मुझे रोका जाएगा तो मैं जनता के हित के लिए कोई भी कदम उठाऊंगा, ये मैं सीधे तौर पे कहता हूं। और मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कह दिया कि आज पहाड़ की राजधानी, अस्थायी राजधानी में पहाड़ की आवाज को दबाई गई है और मैंने कहा आज मुझे ये लगा कि ये मित्र विपक्ष है जो पहाड़ के जो है पीड़ा को जो है वहां पर रखने का अवसर नहीं दिया। प्रसन्न दीपक उपाध्याय के साथ सुनील 9 पर बात, न्यूज 18 गैरसैंण। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। अपनी पार्टी के नेताओं से नाराजगी के बाद हरीश धामी सीएम धामी से मिले और अपनी समस्याएं बताई। हरीश धामी ने सीएम धामी से कहा कि उनके क्षेत्र की समस्याओं पर पक्षपात हो रहा है। हालांकि सीएम धामी ने सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। और चमोली में कई मांगों को लेकर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण विधानसभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस वर्कर्स को दिवाली खाल में रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हम जो विकास है तभी कर सकते हैं जब पहाड़ में हम जैसे अगर हम राजधानी विकसित करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का रोजगार मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र भी विकसित होंगे। लेकिन इस पर सरकार एक शब्द भी बात करने को तैयार नहीं। आज जो गैरसैंण की तरह सिर्फ औपचारिकता के लिए 3 दिन दिला के चली जा रही है, इसके बाद 1.5 साल तक 17 महीने बाद दोबारा सरकार आई। अल्मोड़ा पहुंची पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर ठगा जा रहा है। अब गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। गैरसैंण के अब 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है कि जो गैरसैंण के और उत्तराखंड में जो गैरसैंण को राजधानी चाहते हैं उनके पर जो घाव लगाया है भाजपा ने उसमें नमक डाल रही है ग्रीष्मकालीन राजधानी कह करके, और ग्रीष्मकालीन राजधानी का कहीं आता पता नहीं है। तो एक तो हम इस अभियान को चलाएंगे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहाँ बताओ भाजपा वालों से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झूठ
विधायक जी की ड्राइवर की सैलरी 20,000, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों का कैसे बेड़ा पार होगा। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने के बाद ये सवाल सरकार से उपनल कर्मचारी पूछ रहे हैं, जिनकी सबसे कम सैलरी सिर्फ 12,500 रुपए है। देखिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। गैरसैंण में विधायक इस बार खुशी खुशी रवाना हुए। एक वजह ये कि सत्र 3 दिन का रहा और दूसरा ये कि विधायकों के खर्चे के लिए पैसा बढ़ गया। सत्र में फैसला हुआ कि अब विधायक को प्राइवेट ड्राइवर के लिए 20,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो पेट्रोल डीजल के लिए अलग से 30,000 रुपए मिलेंगे। विधायक जी 10 साल के लिए 25 लाख तक का लोन भी आसानी से ले सकेंगे और वो भी सिर्फ 7% की दर से ब्याज लगेगा। तो विधायक या उनके परिवार का एम्स से रेफर होने पर विदेश में भी इलाज हो सकेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक लिस्ट तो लंबी थी, पर मुहर उसी पर लगी जो विधायकों के लिए बहुत जरूरी था। विधायकों का भला तो हो गया, लेकिन करीब 22,000 उपनल कर्मचारियों को भी क्या ऐसा ही कुछ मिलेगा या सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार और विधायकों से ये सवाल उपनल कर्मचारी संघ ने पूछा है। हमारा जो कर्मचारी है, जो मिनिमम हमारा 12,500 रुपए वेतन मिलता है, जो कि वर्षों से विभाग में कार्यरत है और अब बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उसका वेतन तो 12,500 रुपए है। और माननीय विधायकों का जो प्राइवेट ड्राइवर है, उसका वेतन 20,000 रुपए कर दिया सरकार ने। मैं माननीय धामी जी से कहता हूं कि साहब, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, हमारा वेतन और हम अल्प वेतन में हम काम कर रहे हैं, आप भी हमारे वेतन वृद्धि कीजिए। माननीय विधायकों के प्राइवेट ड्राइवर अब हर महीने 20,000 रुपए सैलरी लेंगे, तो उपनल से काम करने वाले कर्मचारी को सबसे कम 12,500 रुपए सैलरी मिलती है। स्कूलों में गेस्ट टीचर को हर महीने 25,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे में क्या ये विधायक अपनी सैलरी पेंशन भूलकर कभी इनके बारे में भी सोचेंगे? हमने कल यहाँ विधानसभा में उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए कार्य स्थगन लाए और उसमें हमने सरकार पर दबाव बनाया कि जितने उपनल कर्मी हैं उनका भविष्य अधर में ना रहे, उनको नियमित करने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाए। तो हम तो इस पक्ष में हैं। कांग्रेस तो केवल कुछ करती है नहीं, कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। कांग्रेस के जमाने में आपको मालूम है, यही उपनल के कर्मचारी, यही पीआरडी के कर्मचारी ये कपड़े उतार करके नंगे सड़कों पे घूमते थे। इनको निकालने का काम किया। तीनों बिजली बोर्डों में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो नंगे घूमे थे। जब मुद्दा राजनीतिक हो तो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक पुतले जलाने, प्रदर्शन करने, धरना देने, उपवास करने से चूकते नहीं है, लेकिन अपनी सैलरी और पेंशन की बात हो तो चुपचाप एक राय बना लेते हैं। तभी उपनल कर्मचारी से ज्यादा और गेस्ट टीचर के आसपास की सैलरी विधायक जी के ड्राइवर को मिलती है। सुनील नवप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। और टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर के मामले में फजीहत के बाद फाइनली सतपाल महाराज सामने आए हैं और अपने बेटे का टेंडर में नाम निकलने पर सफाई दी है। महाराज ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल, शुचिता, इन्वेस्टर समिट जैसे शब्दों का उल्लेख किया। साथ ही ये भी जोड़ा कि वो अपने बेटे से आग्रह करेंगे कि वो टेंडर प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले ले। सतपाल महाराज ने कहा 25 लोगों ने आवेदन किया था, इसमें एक मेरा बेटा भी था। महाराज ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर की प्रक्रिया हो रही थी। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि वो अब अपने बेटे से कहेंगे कि वो अपना आवेदन वापस ले लें। आपको बता दें कि सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत क्रूज बोट के लिए निकले टेंडर में फाइनल लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल थे। मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में शुचिता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। और उत्तराखंड के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और निजी कॉलेज के 3 पदाधिकारी के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। गीताराम नौतियाल और अनुराग शंखधर समेत 8 लोगों पर चार्जशीट फाइल की गई है। सभी आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और 30 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। 2017 में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था, जिसमें एसआईटी ने जांच शुरू की थी।
अधिकारियों निजी कॉलेजों पर 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। मामले में 100 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति की बंडरबांट हुई थी। और अब बात करते हैं मौसम की। तो चमोली में भारी बारिश से देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई है। ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटा, जिससे थराली बाणनंदा देवी राजात मार्ग भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे कि रोड का 40 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे वाड़ और कुलिंग गांव का संपर्क कट गया है। यही नहीं, बादल फटने से 5 गांव की पेयजल लाइन भी बह गई है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। टिहरी के भिलंगना में आपदा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बादल फटने के केसेस आ रहे हैं। बूढ़ा केदार के गेवाली गांव में बादल फटने से 4 से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए और ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मलबा और भूस्खलन से खेतों, पुलिया, संपर्क मार्ग को भी नुकसान पहुंचा और एक स्कूल के कमरों में भी भारी मलबा घुस गया और मवेशियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में बिजली और पानी की लाइन भी टूटी है। राजस्व, एसडीआरएफ, आपदा राहत टीम भी मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। केदार घाटी में फाटा के पास पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा मजदूरों की झोपड़ी में गिर गया। वहीं मलबे में दबने से 4 की मौत हो गई। 4 नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देहरादून के डोईवाला में बारिश के चलते दूधली क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क पर मलबा आ गया। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग को सड़कों से मलबा हटाने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग से नदी किनारे पुश्ते बनाने को भी कहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में हर बार भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और पायलट बाबा का उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया गया है और उनकी शिष्या केको आइकावा उर्फ योग माता को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। साथ ही उनके आश्रम का प्रमुख बनाया गया है। योग माता जापान की रहने वाली हैं। वे पिछले कई सालों से पायलट बाबा के योग और ध्यान शिविरों में साथ रहती थीं। इसके साथ ही 2 अन्य शिष्या चेतना और साधना को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिस पर जूना अखाड़ा ने भी सहमति जताई है। तीनों महिलाएं शिष्या ही पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों का संचालन करेंगी। माता जापान के हैं, केवला नंदगिरी उनका नाम है। पायलट बाबा ने उनको जोग माता की कहकर हमको पुकारा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जोग माता है। अनेक प्रकार की समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं, तो वो जापान वालों को अध्यक्ष पद पे आसीन किया गया। And Baba to the same Guru, Hari Baba is my Guru and Pilot Baba Guru. Brothers, sisters, Baba is a greater soul. To Baba become Mahasamadhi, where people rose to something, but Baba is always with us, or great. आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट पार्क में पेड़ काटने के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रखे हैं, तो पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। हरक सिंह रावत खुद को दोष मुक्त बता रखे हैं, साथ ही दोषी होने पर सीनियर ऑफिसर और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को घेर रहे हैं। देखिए। मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के गले की फांस बना हुआ है। मामला पिछली सरकार के वक्त का है, जब हरक सिंह बीजेपी सरकार में वन मंत्री थे। विजिलेंस, ईडी, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। नया अपडेट ये है कि अब सीबीआई ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। बकौल हरक सिंह रावत, सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने सीबीआई को सीधे शब्दों में अपनी बात बताई। हरक सिंह रावत के मुताबिक वो सीबीआई को कह चुके हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो 2 सीनियर आईएएस और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री भी उतने ही दोषी हैं। और मैंने सीबीआई को कहा है कि मैंने कहा अगर हरक सिंह रावत एज ए वन मंत्री दोषी है तो उस समय का आनंद वर्धन प्रमुख सचिव भी दोषी है, उस समय का वित्त सचिव भी दोषी है,
उस समय के मुख्यमंत्री भी तीनों मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। एक लकड़ी के टहनी भी मैंने कटवाई हो या मैं दोषी हूं तो मैं हर सजा को भुगतने के लिए तैयार। देने की बात, अकेला वन मंत्री कुछ नहीं कर सकता। हरक सिंह रावत ने 2 सीनियर आईएएस और बीजेपी के 3 सीएम को घेरा तो बीजेपी ने इसे हरक सिंह रावत का डर बताया तो कांग्रेस ने सच कहा। ईडी तो अपना काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, और अगर इस प्रकार के सैकड़ों करोड़ रुपए जो है कांग्रेस के नेताओं के घरों से पकड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि इस प्रकार की छापेमारी न हो, ईडी अपना काम न करे। गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। वो कहाँ डर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और आज ईडी और सीबीआई की जांच किसके खिलाफ कर रहे हैं, किसको परेशान कर रही है? जो कांग्रेस में है। नहीं तो येदियुरप्पा आज आराम से हैं, नारायण राणे आराम से, ऐसे कई लोग हैं जो आज आराम से। वैसे हरक सिंह भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, पत्रावली नहीं देखिए। लेकिन अगर हरक सिंह जी कह रहे हैं कि ये सब लोग दोषी हैं इसमें, तो उस बात में कोई सत्यता होगी। कॉर्बेट पाखरो केस में 6000 पेड़ कैसे कटे, अलग अलग एजेंसी इसकी जांच साल 2021 में मामला सामने आने के बाद से कर रही है, लेकिन सभी जांच अब तक वन मंत्री और वन विभाग के अफसरों तक ही सीमित रही है। पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का सीबीआई को दिया बयान भविष्य में शासन लेवल के सीनियर आईएएस अफसरों की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ हिस्सों में भी डेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार किया है। आज रिलायंस जियो ने तिब्बत नेपाल सीमा के पास स्थित एक बहुत ही छोटे से लेकिन स्मारक दृष्टि से अहम गुंजी गांव में अपना नेटवर्क लाइव कर दिया है। ये गांव कैलाश मानसरोवर भारतीय मार्ग पर स्थित है। पर्यावरण और भौगोलिक दिक्कतों के बावजूद जियो ने उत्तराखंड के 16,500 से ज्यादा गांवों तक नेटवर्क रीच किया है। बड़ी संख्या में कई ऐसे गांव हैं जहां केवल जियो का 4G 5G नेटवर्क उपलब्ध है। ये सभी गांव अब डिजिटल क्रांति की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जियो केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य अपने हाई स्पीड डेटा नेटवर्क को वंचित समुदायों तक पहुंचाना है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।